आदाब, खुशामदीद। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में आप सब दोस्तों का स्वागत है। आज का जो पेपर है वो है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, यूनिट फर्स्ट लिबरलिज्म एंड यूनिट सेकंड मार्क्सिज्म। अगर हम लिबरलिज्म की बात करते हैं तो लिबरलिज्म ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है, बल्कि बहुत पुराना कंसेप्ट है। हता कि अगर हम लिबरलिज्म को आज इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में यूज करते हैं, इसके जरिए हम अपनी गवर्नमेंट की राहें चलाते हैं, अपनी गवर्नमेंट की पॉलिटिक्स को चलाते हैं, लेकिन ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है, बल्कि ये कंसेप्ट जो है पुराने जमाने का, एंशिएंट टाइम्स का, जब हिंदुस्तान अंग्रेजों की गुलामी के गुलाम थे, तब से जाके आज तक ये चलता आया है। बल्कि न कि उससे भी पहले अगर हम बात करें 1375 से लेके, लिबरलिज्म का असली मकसद क्या है? लिबरलिज्म जो है ये एक फिलॉसफी है, ये एक फिलॉसफिकल अप्रोच है। लिबरलिज्म जो है ये एक फिलॉसफिकल अप्रोच है। ये हमें क्या सिखाता है? ये तीन चीजों से निकला हुआ है। चाहे हम लिबरलिज्म कहे, चाहे हम लिबर्टी कहे, चाहे हम लिबरल कहे, लेकिन जब हम लिबर्टी की बात करते हैं या लिबर की बात करते हैं, तो हम इसको देखा जाते हैं कि ये लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है। लैटिन वर्ड लिबर से डिराइव किया गया है, जिसका मकसद है फ्री। अब ये फ्री का मकसद क्या है? ये फ्री इंडियन पॉलिटिक्स में या इंटरनेशनल रिलेशंस में या इंटरनेशनल विषय में कैसे आया? अगर हम फ्री की बात करें तो फ्री मीन्स दैट व्हाट अ पर्सन वांट्स। इंसान क्या चाहे वो कर सकता है। इंसान जो भी उसको मिले वो करे, और जो भी वो हासिल करने के लिए जो भी रास्ते इख्तियार करे वो करे। लेकिन यहाँ पे कुछ जो है मकसद है वो कुछ हटके है, क्योंकि डिफरेंट जो बहुत सारे मुख्तलिफ फिलोसफरों ने बहुत सारे चीजों का उधार दिया है। अगर हम बात करें कि जो लिबर है, लिबर बहुत पुराना विषय है, बहुत पुराना जो लफ्ज है, इसको हम लिबर्टी से नाम दें। जब तक हम लिबर्टी या लिबरल को जब तक हम इसको अंडरस्टैंड ना करें, तब तक ये नामुमकिन है कि हम लिबरलिज्म को समझ पाए। अब ये लिबर जो है, लिबर इंसान को हर किसी माहौल में फ्री देखना चाहता है, क्योंकि ये अगेंस्ट था। ये जो लिबरलिज्म था ये अगेंस्ट था किस चीज को? ये अगेंस्ट था हायरार्की सिस्टम को। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसको हम कहते हैं, उसका अगेंस्ट था। क्योंकि पुराने जमाने में क्या था, जो अमीर होता था वो अमीर ही रहता था, और जो बेचारा गरीब रहता था वो गरीब ही रहता था। लेकिन डिफरेंट फिलोसफरों ने क्या कहा? जब राइट्स की बात आई तो लिबरलिज्म ने जन्म ले लिया। क्योंकि राइट्स की बात कब आई? जब इंसान आजादाना तौर पैदा हुआ। वो हम बात करते हैं 1375 से लेके, हम बात करते हैं 1375 से लेके, हम बात करते हैं डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की से, जब 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का आगाज हुआ, जिसको हम 10 दिसंबर
राइट्स की देश से मनाते हैं। और इसका हम अगर देखा जाए फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एरिस्टोटल से देखा जाते हैं। अगर हमें देखना है तो हाब्स की नजर से देखा जाए। अगर हमें देखना है तो लॉक की नजर से, जॉन लॉक की नजर से देखा जाए। अगर हमें इसको और देखना है तो हम जेएस मिल की नजर से देखा जाए, जिसने कहा कि इक्वल शेयर है। अगर जैसे हम लिबर्टी का फादर है, लिबरलिज्म का फादर जो है किसको कंसिडर किया जाता है? जॉन लॉक को। हता कि अगर देखा जाए जॉन लॉक से पहले जो है रुस्सो आया था, हॉब्स आया था। हॉब्स ने क्या कहा? हॉब्स ने कहा कि ये इंसान के राइट्स जो है, ये इंसान को जो लिबर्टी है वो क्या करे, इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेयर बहुत कम होना चाहिए। इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। एक इंसान को बहुत सारी जो है आजादी होनी चाहिए। एक इंसान को जो है बहुत सारी आजादी होनी चाहिए। एक इंसान को है कि जैसे चाहे कि वो अपने राइट्स को हासिल करे, लेकिन गवर्नमेंट का जो रोल हो वो लेस होना चाहिए। गवर्नमेंट का जो रोल है वो बहुत कम होना चाहिए। बल्कि लेकिन हॉब्स ने एक गलती और की है। वो कहता है कि अगर लोग लिबर्टी इतनी होनी चाहिए, लिबर्टी इंसान के पास इतनी होनी ही चाहिए, ये फिलॉसफी है इसकी। लिबर्टी इतनी होनी चाहिए कि इंसान जो चाहे कर सकता है, जैसे चाहे कर सकता है। स्टेट का जो है रोल है वो प्रोटेक्शन है, स्टेट का जो रोल है वो बचाव है। लेकिन हॉब्स ने जिसे उसको कंसिडर फादर नहीं कहा गया है, वो ये कि उसने कहा कि अगर लोग चाहे कि गवर्नमेंट को चेंज करे, क्योंकि लिबर्टी में स्टेट का एग्जिस्ट होना बहुत कम है, वहां फ्रीनेस है, स्टेट का रोल बहुत कम होना चाहिए। लेकिन अब क्या है कि हॉब्स ने कहा कि ये जो मनुष्य जो है, इंसान जो है, ये जो इंडिविजुअल है, ये गवर्नमेंट को चेंज नहीं कर सकती है। मीन्स देयर आर द वहां पे रिस्ट्रिक्शंस है इंसान को। अब वो अपने राइट्स को यूज कर रहा है, वो अपने राइट्स को एंजॉय कर रहा है, वो अपने राइट्स को यूज कर रहा है, वो अपने राइट्स के अपने मुताबिक इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन उसके पास रिस्ट्रिक्शन भी है कि अगर वो अगेंस्ट गवर्नमेंट हुआ तो अब वो क्या, उसके हक में ये भी होना चाहिए, उसके पास ये राइट भी होनी चाहिए, उसके पास ये इक्वलिटी होनी चाहिए कि वो गवर्नमेंट को चेंज करे। लेकिन वो गवर्नमेंट को चेंज नहीं कर सकता, बल्कि इनवर्स क्या हो सकता है? इनवर्स इंडिविजुअल ही चेंज हो जाएगा। मीन्स कि वहां इंसान को रिस्ट्रिक्शन है। अब दूसरी बात, जब हम जॉन लॉक, जिसको फादर ऑफ राइट्स कहते हैं, जिसको फादर ऑफ लिबरलिज्म कहते हैं, जिसको फादर ऑफ लिबर्टी कहते हैं, जिसको फादर ऑफ लिबर कहते हैं, अगर हम उसकी बात करें, जॉन लॉक कहता है कि जो इंडिविजुअल है ये फ्री है, ये इंडिविजुअल जो है ये फ्री है, ये कुछ भी कर सकता है, ये अपनी राइट्स को एंजॉय कर सकता है, ये अपनी राइट्स को किस तरीके से यूज करे, किस तरीके से इस्तेमाल करे, किस तरीके से इनको जाने, किस तरीके से इनको परखे। लेकिन एक चीज जो इसमें ताकत है, दैट कि गवर्नमेंट इसको चेंज नहीं कर सकती, बल्कि उसके पास लिबर्टी है, बल्कि उसके पास हथियार है कि वो चेंज कर सकता है। अब अगर हम बात करें सेक्युलरिज्म की, अगर हम बात करें कि जमहूरियत की, अगर हम बात करें इंसानी हकूक की, ये सारी चीजें जो आगाज लिया है, इन्होंने लिबर्टी से ही आगाज लिया है। अगर इंसान फ्री ना होता तो जमहूरियत किस बात की होती? अगर इंसान
फ्री ना होती मीन्स डेमोक्रेसी कैसा जन्म लेती। अगर इंसान फ्री ना होता तो सेक्युलरिज्म, अगर इंसान फ्री ना होता, अगर इंसान के पास लिबर्टी ना होती, अगर इंसान के पास लिबर्टी ना होती, लिबरलिज्म ने जन्म ना लिया होता, तो सेक्युलरिज्म किस बात की होती? तो आजादाना तनासुर जो इंसान का होता वो कैसे पैदा होता? लेकिन आज की जो हम बात करें, अगर हम निजी जायदाद की बात करें या मार्केट की हैसियत से हम अगर बात करें, तो इंसान को चाहिए कि वो उस तरीके से अपने राइट्स को, अब बहुत सारी चीजें आई इन चीजों में कि इंसान अपने हुकूक को अगर इस्तेमाल करे, अगर ये एंजॉय करे, अगर ये इनको यूज करे, क्यों तो उसी हद इख्तियार में कहे कि अब स्टेट, अगर यहाँ पे हम कहेंगे कि स्टेट का कोई रोल नहीं है, जब हम कहते हैं कि इसमें स्टेट का कोई रोल नहीं है, जब हम कहते हैं कि स्टेट की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, जब हम कहते हैं कि स्टेट कहीं नहीं है, मीन स्टेट की जो एग्जिस्टेंस है वो बहुत कम है, तब हम कहेंगे कि स्टेट ये जो एग्जिस्टेंस है वो कहां पे है? वो प्रोटेक्शन है, वो इंसान के हुकूक में प्रोटेक्शन है, वो इंसान के हुकूक में प्रोटेक्शन है, वो इंसान के हुकूकों को प्रोटेक्ट करेंगे, वो इंसानी जायदाद को प्रोटेक्ट करेंगे, वो इंसान को प्रोटेक्ट करे। लेकिन बहुत सारी चीजें जिसको हम कहते हैं, अगर हम नेगेटिव लिबर्टी की बात करते हैं या पॉजिटिव लिबर्टी की बात करते हैं, जब हम कोई भी विषय को एक्सप्लेन करते हैं, जब हम इसको फैलाते हैं, तो इनसे बहुत सारी चीजें नजर आ जाते हैं। इनसे हमें, जैसे हमने कहा कि अगर हमें लिबरलिज्म को कहना है तो लिबर को पहले कहना है, अगर लिबर को कहना है तो हमें लिबर्टी को नहीं बोलना है। अब हमें अगर लिबर्टी को इंतजाम करना है, अगर हमें लिबर्टी से हमें कोशिश करनी है, तो हमें नेगेटिव लिबर्टी या पॉजिटिव लिबर्टी के बारे में नहीं बोलना है। नेगेटिव मीन्स मनफी। अब मनफी कि इंसान को उतनी ही आजादी हो, इंसान चाहे तो किसी का कत्ल कर दे तो हम कहेंगे लिबर्टी है। नहीं बाबा, इसके पास इसके साथ साथ उसको देखना है कि कानून क्या कहता है, इससे देखना है कि इसको कानून क्या सिखाता है, कानून ने इसको कौन से ऐसे चीजें दिए हैं जो वो एंजॉय करे। अगर कोई कहे कि नहीं मुझे लिबर्टी है, मुझे फ्रीनेस है, मैं आजाद हूं, मुझे आजादी है, तो मैं जाके कहीं पे क्या करूं? खुदकुशी करूं। इम्पॉसिबल। इसको हम नहीं कहेंगे ये आपके पास लिबर्टी है, इसको हम नहीं कहेंगे कि ये आपके पास फ्रीनेस था, इसको हम नहीं कहेंगे कि आपके पास लिबरल था, बल्कि हम ये कहेंगे नहीं, ये आपने अगेंस्ट द लॉ, देन इट इज, देन तभी तो हम कहेंगे कि लिबर्टी को, कोई भी चीज जन्म जब लेता है तो वो पहले चीज के जन्म का, पहले चीज का जब फेलियर होता है, डिक्लाइन जो होती है, जब उसको हम देखते हैं, तब कोई भी टॉपिक या कोई भी विषय जन्म लेता है। इसी तरीके से अगर हमें नेगेटिव या पॉजिटिव लिबर्टी, इनको भी हमें रखना है, इनको भी हमें देखना है कि पॉजिटिव लिबर्टी हमेशा होनी चाहिए। मनुष्य इस लिबर्टी को उस तरीके से इस्तेमाल करे जैसे वो स्टेट को, कानून को नुकसान न पहुंचाए, जैसे वो कानून के साथ रहे, जैसे वो इसी कानून के साथ रहे ताकि वो कानून का भी रखवाला बन जाए। उसको देखना है। मैं जाके ऐसा कोई कहे कि बाहर निकले तलवार लेके बोल दे कि मेरे पास लिबर्टी है और मैं फलानी को कत्ल कर रहा हूं,
डजंट मीन ये क्या है, इसको भी हम लिबर्टी कहेंगे, क्या इसको भी हम लिबरलिज्म कहेंगे? नहीं, प्रोटेक्शन है देयर कि कानून के दायरे में आपको ये जो फ्रीनेस है, आजादाना मनसबाना जो है, ये आपको कब करना है यूज, ये करना है आपको, ये करना है आपको तब यूज कि आपको पता चलना चाहिए कि मैं कानून के दायरे में इस्तेमाल कर रहा हूं। अगर हम लिबरलिज्म को एक तहरीक बनाएंगे, लिबरलिज्म ये बल्कि एक छोटा सा कंसेप्ट नहीं है जिसको हम 10 मिनट या 15 मिनट या 1 घंटे 2 घंटे में हम इस पे पूरी रोशनी, लेकिन थोड़ी सी रोशनी, ये एक तहरीक बन गई है जिसमें मगरबी फलसफीन माहिरान ने इसको यूज किया। लेकिन मैं जहां पे हमें यह देखना पड़ता है कि इस लिबरलिज्म ने जन्म क्यों लिया। जन्म इसलिए लिया क्योंकि पुराने जमाने में, एंशंट टाइम्स में, अंग्रेजों के जमाने में, उससे भी पहले जो बात किया करते थे वो थे कि यहां पे हायरार्किकल सिस्टम था। वो क्या था कि एक ही पस मंजर क्या है, पस मंजर क्या है इस लिबरलिज्म का, पस मंजर क्या है कि इसने क्यों जन्म लिया। तो अगर हम देखते हैं, हायरार्किकल सिस्टम था, हेरिडिटरी सिस्टम जिसको हम कहेंगे, कि किसी का बाप जो बादशाह था या उसकी मां क्वीन है तो उसका बेटा ही बादशाह बनना चाहिए, उसका लड़का ही अफसर बनना चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल के पास कोई राइट नहीं था, इंडिविजुअल के पास कोई लिबर्टी नहीं थी, इंडिविजुअल के पास कोई इक्वलिटी नहीं है। क्या कहे कि अगर गरीब का बेटा, एक मजदूर का बेटा, एक फार्मर का बेटा, एक लैंडलॉर्ड का बेटा, एक मजदूर का बेटा, एक वर्कर का बेटा, एक पीजेंट का बेटा, अगर हम देखा जाए, अगर वो IAS क्वालिफाई भी कर लेता, कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर लेता, तो वो नहीं बन सकता था। क्यों? मसला यही था, हायरार्किकल सिस्टम था, मोनोपोली थी, मोनोक्री थी कि नहीं थी, एनार्कियल सिस्टम था, हायरार्किकल सिस्टम था कि इसका बाप जो था वो मजदूर था। अब इसके पास कौन सी अब इसके पास लिबर्टी कहां से आई कि ये आए सबसे बने? नहीं, हता कि अब क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम प्रेम्बल को देखा जाए कि हमें असल में जो विषय है वो है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। तो अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आज भी, हमारे को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब 1948 49 में जब बनी, तब से लेके आज तक हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये कंसेप्ट मौजूद है, ये लॉज मौजूद है कि इंसान को कौन सी लिबर्टी होनी चाहिए। लेकिन जॉन लॉक ने अब क्या कहा है, फादर जिसको बाप माना जाता है, जिसको देवता माना जाता है, किसका? राइट्स का, नेचुरल राइट्स का, जिसको माना जाता है, बापू माना जाता है, किस चीज का? लिबर्टी का, लिबरलिज्म का। उसने 3 चीजें कही है, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी। 3 चीजों पे इसने जोर दिया। राइट टू लाइफ, आराम है, जीने का हक, मैं कैसे जीऊं मेरी मर्जी, ये मेरे पास लिबर्टी है। वो कैसे जिए उसके पास अपनी लिबर्टी है। फलानी कैसे जिए उसके पास अपनी लिबर्टी थी। लेकिन जब हम बात करें जॉन लॉक की, तो जॉन लॉक कहता है ये जो राइट टू लाइफ है, ये जो विषय राइट टू लाइफ है, इंसान ये राइट टू लाइफ को एंजॉय करे, इसमें स्टेट का कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए।
इसमें गवर्नमेंट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट पॉलिसियां नहीं होनी चाहिए। ये राइट टू लाइफ है। बट राइट टू लाइफ जो है, जो हमें रिलीजन सिखाता है, जो हमें कानून सिखाता है, जो हमें सोसाइटी सिखाती है, उसी तरीके से राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ मीन्स मैं चाहूं तो कपड़े निकाल के घूमूं, फलानी चाहिए तो वो कर ले, नहीं क्योंकि मेरी लाइफ है, नहीं ये लाइफ नहीं है बाबा, ये लाइफ नहीं है। राइट टू लाइफ है कि आपको जिंदगी गुजारना है बस उस तरीके से जिस तरीके से कोई किसी दूसरे के लाइफ में इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। राइट टू लिबर्टी है आपके पास, राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ, राइट टू लिव, राइट टू लाइफ, राइट टू लिव। अब इंसान कैसे रहे, अब इंसान कैसे रहे, ये इस पर डिपेंडेबल है। स्टेट का कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। अब ये क्या करे, स्टेट का कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। अब कैसे जिए, स्टेट का कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए तो राइट टू लाइफ या राइट टू लाइफ दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। राइट टू प्रॉपर्टी, इंसान का ये अपना हक है कि उसको कितनी प्रॉपर्टी हो, ये जॉन लॉक है, क्योंकि आपके पास फ्रीनेस है, कमाओ कितना कमाना है। लेकिन अकॉर्डिंग टू जब हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बात आती है, फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल, इसको इसलिए फंडामेंटल राइट से हटा गया ताकि ये कोई बुनियादी ना समझे। बट आपको अपने जीने के लिए, शाम के लिए खाना चाहिए, इतना आप एक ही बार साल के लिए खाना रखोगे कमा के, अपनी प्रॉपर्टी आपकी, राइट है आपका। आप हर दिन कमाओगे, कोई ये नहीं कहेगा आपको कि आज नहीं कमाया है तो आज के खाओगे, ये लाइफ है। कोई ये नहीं कहेगा कि आपको आज 2,000 कमाने थे, आपने 10 लाख रुपए कमा लिए, क्योंकि हे राइट टू प्रॉपर्टी है। कोई इंसान 100 रुपये कमाए तो कोई बात नहीं, कोई इंसान लाख कमाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये राइट टू प्रॉपर्टी है। अगर हम बात करें कि ये राइट टू प्रॉपर्टी आया कहां, ये जो लिबर्टी अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसने कहां से जन्म लिया। अगर इससे पहले भी शायद मेरी जुबान से निकल गया कि अगर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूएन, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन, यूएन, यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स, जो 1948 में यूनिवर्सल है, 10th ऑफ दिसंबर 1948 में जब इसका आगाज हुआ, जब इसको पास किया गया, तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ, क्योंकि हमें पढ़ाना है तो वो इंडियन गवर्नमेंट से ही पढ़ाना है, क्योंकि ये सेकुलरिज्म ने तो इंटरनेशनल रिलेशंस में भी है, इसने वहां पे भी अपना आगाज लिया। अगर हम लिबरलिज्म को कहेंगे तो हमें कैपिटलिज्म को भूलना नहीं चाहिए। हमें अगर देखना है तो कैपिटलिज्म को अगर हम लिबरलिज्म को देखें, क्योंकि लिबरलिज्म जो और कैपिटलिज्म है, दीज आर द टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन, ये एक ही सिक्के के दो तरफ है। दीज आर द टू साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन। उसी तरीके से हमें कैपिटलिज्म को भी नहीं बोलना चाहिए। साथ साथ में अब मैं बात कर रहा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो हमारी आजादी का जश्न साथ साथ हमें अपने कानून बनाने थे, जिसमें हमें
लगभग 3 साल लगे अब इन कानूनों को बनाने में, इन आर्टिकलों को जमा करने में। लेकिन मुझे कॉन्स्टिट्यूशन से क्या मतलब है, यहां पे मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो फीचर है, एक खुसूसियत जो है, इसको कहते हैं बैग ऑफ बोरोवर्स। बैग ऑफ बोरोवर्स मीन्स हमने अपनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन बनाई। हमने सारे कॉन्स्टिट्यूशंस को, रशिया कॉन्स्टिट्यूशन को, इंग्लैंड कॉन्स्टिट्यूशन को, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को, जापान कॉन्स्टिट्यूशन को, यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन को, हमने इन सब चीजों को, हमने इन सब कॉन्स्टिट्यूशंस को पहले हमने स्टडी किया। पहले हमने पढ़ा कि इन कॉन्स्टिट्यूशन से जो हमारे उस टाइम के साइंसदान, फिलोसफर्स थे, जो कानूनदान थे, जिन्हें ये काम सौंपा गया था, जिसको अगर हम कहें तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, तो हमने इन चीजों को, इन सारे कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ के उनसे एक एक विषय लिया, दो विषय लिए, जो हमें लगे कि हमारे लोगों पे इजीली हो, हमारे लोगों पे आरामदेह हो, हमारी हुकूमत इससे बेहतर, हमारे लोग इससे बेहतर रहे। तो हमने वो सारी चीजें, इन चीजों से एक एक करके जमा लिए, ताकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक नमून बन जाए। लेकिन इस नमूने के साथ साथ, ये नमूना बनने के साथ साथ हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज ऐड हुआ, जिसको हम कहते हैं, चेहरे से ही पता चलता है कि इंसान की असलियत क्या है। मीन्स फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, जिसको हम कहते हैं प्रेम्बल, चेहरा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। उसमें इस लिबर्टी को ऐड किया गया, क्योंकि गुलामी का दौर हम बहुत सह चुके थे। हमें अगर डेमोक्रेसी की बात करें तो इसी लिबर्टी से है। डेमोक्रेसी में अगर हम जैसे पहले एक्सप्लेन करते हैं, अगर हम जमहूरियत को एक्सप्लेन करते हैं, तो हम पहले यही कहते हैं कि लिबर्टी क्या चीज है। अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीजें हैं, तो वो है लिबर्टी, वो है इक्वलिटी, वो है जस्टिस, वो है राइट्स। लेकिन इस लिबर्टी को 42 या 44 अमेंडमेंट से जब ऐड किया गया, मेरे दोस्तों, इसी लिबर्टी की वजह से जब हम इसको देखें कि इसने कहा कि शुड बी अवॉइड द क्लॉसेस, जमाबंदी नहीं होनी चाहिए, वो लोग हैं, ये लोग हैं, ये लोग हैं, बल्कि वहां पे क्या होना चाहिए, फ्रीनेस होना चाहिए। एक इंसान चाहे तो पढ़े, एक इंसान चाहे तो तुरखान का काम करे, एक इंसान चाहे तो और कोई काम करे। लेकिन आज तक कोई कानून नहीं आया है, आज तक कोई ऐसा कानून नहीं आया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिसे कहे कि नहीं आपको पढ़ना है आपको। बट हाँ, देयर इज एक्सेप्शन, कुछ चीजें हैं
मीन्स इफ यू आर, अगर आप 14 साल या 18 साल से कम हो को कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, वो होती है क्वालिफिकेशन। जैसे 21 से पहले हम वोट नहीं 21 से पहले हम मिनिस्टर नहीं बन सकते हैं, 18 से पहले हम वोट नहीं दे सकते हैं, 14 से पहले हम शादी नहीं कर सकते हैं। ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस है टू बैलेंस, बराबरी रखने का। क्योंकि जब इंसान को फ्रीनेस है तो ये बराबरी को खत्म ना करे। अपना कोई चीज यूज करने में, अपना कोई चीज इस्तेमाल करने में ये दूसरे का बराबरी को खत्म ना करे। इसको इस बात पे पूरा एतमाद होना चाहिए कि मैं अपनी लिबर्टी को यूज कर रहा हूं, एंजॉय कर रहा हूं, मजा ले रहा हूं, लेकिन दूसरी का लिबर्टी को खत्म नहीं करना। अगर ये बात करें तो हम मल्टीकल्चरलिज्म जो इस यूनिट में हमें है, मल्टीकल्चर। पहले क्या था? पहले मल्टीकल्चर यहां पे क्या आया? मल्टीकल्चर क्योंकि फिलॉसफी है, स्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल सिस्टम है। जब तक हम पॉलिटिकल सिस्टम, क्योंकि हमें एक सिस्टम बनाना है, ये हमें एक सियासी दायरा बनाना है, हमें वोट देना है तो लिबर्टी होनी चाहिए, हमें इलेक्शन लड़ना है तो लिबर्टी होनी चाहिए, हमें कोई और काम करना है तो हमारे पास लिबर्टी होनी चाहिए। ये कि नहीं कि इंसान के पास ये मल्टीकल्चर जो आया है वो जमाबंदी नहीं होनी चाहिए। ये जो मल्टीकल्चर आया है इसमें क्या है? मीन्स व्हाट टाइप ऑफ रिलीजन ही हैज, कौन सा रीजन है, कौन सा रिलीजन है, कौन सा कल्चर है, ये इसमें इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। उसको लिबर्टी कहते हैं, उसको लिबरलिज्म कहते हैं, इसको लिबरल कहते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान का आईन, हिंदुस्तान का कानून हमें यही सिखाता है, हमारी सियासत यही सिखाती है, गोरा हो, काला हो, बुरा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि एक चीज को इस्तेमाल करने में हम दूसरे के इंटरफेयर में न जाए। एक चीज को अपने कोई मर्जी से कोई चीज को यूज करे तो दूसरों के पैरों पे कुल्हाड़ी न मारे। यही लिबर्टी हमें सिखाता है। लेकिन अब किसका क्या रीजन है, किसका क्या कल्चर है, किसका क्या रिलीजन है, इट हार्डली मैटर्स। हमें जो देखना है यहां पे कि ये मल्टीकल्चर का क्या है, इसका रोल है लिबरलिज्म में। वैल्यूज का रोल है, वैल्यूज का रोल है, जो आपकी किताब में लिखा हुआ है, वैल्यूज होने चाहिए। हम ये भी कह सकते हैं स्टेटलेस सोसाइटी होनी चाहिए। अब अगर हम अब दूसरी तरह जाए, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मैंने पहले भी कहा दीज आर द टू साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन। लेकिन दोस्तों ये जो कैपिटल मीन्स कैपिटल, पैसा, पूंजी। पहले क्या था कि ये जो स्टेट है, हायरार्कियल सिस्टम में क्या था, स्टेट को इंटरफेयर होना चाहिए। लेकिन कैपिटलिज्म या लिबरलिज्म जो बात करते हैं कि इसका ये मतलब है कि सारा कुछ जो है वो किसके हाथ में होना चाहिए?
कैपिटल के पास, बल्कि स्टेट के पास, गवर्नमेंट के पास नहीं। ये हर कोई चीज जो है इंसान के पास रहना चाहिए, या जिसको हम बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन, पब्लिक, इट शुड बी पब्लिक। अगर हम कहीं पे देखते हैं पब्लिक प्लेस, मीन्स नो वन इज द ओनर ऑफ दिस, इसका कोई मालिक नहीं है, कोई जाए 10 मिनट बैठ जाए। अब पब्लिक प्लेस पे इंटरफेयर नहीं करना है, दैट इज लिबर्टी, दैट इज लिबरलिज्म। अब इसको हम पब्लिक कैपिटल जब बात करते हैं, कैपिटल की जो कैपिटलिज्म की बात करते हैं, तो इसमें क्या देखते हैं कि कहीं पे लिखा होता है पब्लिक प्रॉपर्टी, मीन्स ये आपकी प्रॉपर्टी है। यही तो लिबरलिज्म है कि आपके पास क्या होनी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, प्रॉपर्टी आपकी होनी चाहिए। प्रॉपर्टी होते हुए भी आप हाथ ना लगा सके, ये हायरार्किकल सिस्टम था, ये मोनोपोली था। अगर किसी के पास इतना ताकत था, अगर किसी के पास पहले था, जो क्या था, अगर उसके पास पैसा है तो वो पैसों से हर कोई चीज खरीद सकता था। लेकिन जब लिबर्टी आई, अब इंसान, जब लिबरलिज्म आया, जब लिबरलिज्म ने आगाज लिया, तो इसको हम कहेंगे कि कैपिटलिज्म ने आगाज लिया। अब इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि ये जो लिबरलिज्म है, अगर इसको हम नटशल में देखा जाए, लिबरलिज्म जो है, इसी लिबरलिज्म ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फिलॉसफी दे दी है कि इंसान किस तरीके से अपने आप को बचाए, अपने राइट्स को यूज करे, अपनी लॉज को प्रोटेक्ट करे। क्योंकि जितने भी कानून इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है वो एक या दूसरे पे डिपेंडेबल है, या तो हमें एक से या तो हमें दूसरे से हम सीखते हैं, उसके राइट्स हमारे राइट्स होते हैं। हम जब अपने राइट्स को यूज करते हैं कि उसके राइट्स को डिस्टर्ब ना करे, ये हमारे सारे जो है लिबर्टी अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिखाता है। मेरे दोस्तों, लिबरलिज्म जो है ये इतना वास्ट कंसेप्ट है, ये इतना वास्ट, क्योंकि लिबरलिज्म को साथ साथ करके हमें सोशलिज्म को भी बताना है, लिबरलिज्म को पढ़ के हमें सेक्युलरिज्म को भी बताना है, लिबरलिज्म को बता के हमें मार्क्सिज्म को भी बताना है, इसको चलते चलते हमें गांधीइज्म को भी कहना है। लेकिन मेरे दोस्तों, ये जो हमारे इस सब्जेक्ट का जो दूसरा यूनिट है वो है मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म जो है, देखा जाए मार्क्सिस्ट अप्रोच और मार्क्सिज्म, या अगर हम कहें तो कार्ल मार्क्स को भी हम देखते हैं। अगर मार्क्सिज्म की बात करें तो पहले हमें क्या करना है, पहले हमें कार्ल मार्क्स को जरूरी याद करना है। कार्ल मार्क्स पूरी दुनिया में वो हस्ती थी, कार्ल मार्क्स पूरी दुनिया में वो हस्ती थी जिसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या, वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन क्या, वर्ल्ड हिस्ट्री क्या, कोई भी कभी भूल नहीं सकता है। अगर हम मार्क्सिज्म को
ये मार्क्सिज्म पहले हम बताए तो इसने जन्म कैसे लिया? मार्क्सिज्म ने जन्म लिया जब लिबरलिज्म का कुछ फर्क, मीन्स फर्क क्या थी? मीन्स जहां पे हमें लगा कि लिबरलिज्म फेल हो गया, जहां पे हमें लगा कि लिबरलिज्म अपोज कर रहा है, तो वहीं पे मार्क्सिज्म ने जन्म ले लिया। मीन्स एक कंसेप्ट दूसरे कंसेप्ट को अपोज करने के लिए आता है, उसमें जब वो डिफरेंसेस देख लेता है तभी तो मार्क्सिज्म ने जन्म लिया। पहले मार्क्सिज्म को याद करते करते हम पहले कार्ल मार्क्स को याद करेंगे। मेरे दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब कार्ल मार्क्स की हम पिक देखते हैं तो लंबे लंबे बाल, इतनी मोटी दाढ़ी वाले, उसने जर्मनी में 1818 में पैदा हुए और 1883 में इस दुनिया से वो रहलत कर गई। कार्ल मार्क्स वो हस्ती थी जिसको हम फादर ऑफ बापू ऑफ मार्क्सिज्म कहते हैं। कार्ल मार्क्स वो हस्ती थी जिसने पूरे हिंदुस्तान को क्या, जर्मनी को क्या, इजिप्ट को क्या, पूरे दुनिया को हिला के रख दिया। क्योंकि उस जमाने में किसने जन्म लिया था? उस जमाने में अगर जन्म लिया था तो वो कम्युनिस्टों ने लिया था, कम्युनिज्म ने लिया था। कम्युनिज्म का जन्म लेते लेते बहुत सी फिलॉसफी कार्ल मार्क्स की याद की जाती है। बहुत सी फिलॉसफी कार्ल मार्क्स की याद की जाती है। वो है डॉस कैपिटल। उसकी मशहूर किताब डॉस। दूसरा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। एटीन हंड्रेड 48 में जो पब्लिश हुई, हता कि कुछ हिस्सा इस कम्युनिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो उसने कुछ और मादा जमा किया था, हता कि उसके मरने के बाद वो उस चीज का आगाज या एंजल ने किया या तो लेनिन ने किया। इस मार्क्सिज्म का इतना बढ़ावा हुआ था, इस मार्क्सिज्म का इतना चले जाओ हुआ था कि लग रहा था शायद पूरी वर्ल्ड जो है इसी कम्युनिज्म के दबाव में आएगा। लेकिन हर किसी चीज का अरूज के साथ साथ डिक्लाइन भी होता है, क्योंकि अगर हमारे किताब से देखा जाए तो कार्ल मार्क्स या मार्क्सिज्म के बाद हमें देखा हमारे बापू ऑफ इंडिया जो है गांधीज्म आता है। इस बिना पे कार्ल मार्क्स का जो रोल चला वो ज्यादा से ज्यादा अप टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर।
क्योंकि वहां पे दो चीजें थे, दो फरीके थे। पहले हम बात करेंगे कि ये मार्क्सिज्म हमें सिखाता क्या है। मार्क्सिज्म और लिबरलिज्म में उतना फर्क है जितने काले और सफेद में है। मार्क्सिज्म को कार्ल मार्क्स के साथ साथ एंजल, लेनिन, मियो, ग्राम्सी, इन फिलोसफरों ने बहुत सारी मेहनत की, बहुत सारी मेहनत की इस चीज को बढ़ावा देने के लिए। लेकिन दो चीजें अगर हम देखते हैं मार्क्सिज्म से जुड़े हुए हैं, एक है डाइलेक्ट्रिक मटेरियलिज्म, दूसरा है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। डाइलेक्ट्रिक मटेरियलिज्म जिसको हम कहते हैं, या हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, मादा परस्ती। इंसान का जो वजूद ही है वो इन्हीं चीजों से है, मादा परस्ती से। और कार्ल मार्क्स का क्या रवैया था, क्या खास चीज था जिसको हम नक्शा में बताएंगे। वो कहता था क्लासलेस सोसाइटी। ये जो फार्मर्स है, ये जो पीजेंट्स है, ये जो लैंडलॉर्ड्स है, सबको अपना अपना विषय होना चाहिए। बट इट वॉज अगेंस्ट द कैपिटलिज्म। ये कैपिटलिस्ट स्टेट को बिल्कुल नहीं मानते थे। इसने किस चीज को बढ़ावा दिया? इसने सोशलिज्म को बढ़ावा दिया। अब मेरे दोस्तों कहोगे कि इस मार्क्सिज्म से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स से क्या मतलब है, क्या रिलेशन है? कहां कार्ल मार्क्स 1883 में ही फोत हो गए, और कहां हमने अपना जो 1946 या 1947 से हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन या 40-50 से कॉन्स्टिट्यूशन को इस्तेमाल किया। मेरे दोस्तों, ये जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रेम्बल में, लॉज में सोशलिज्म का वर्ड जो इस्तेमाल किया गया है, वहां मैंने क्या बताया था कि कैपिटलिज्म एंड लिबरलिज्म ये जो है एक सिक्के के दो हिस्से हैं, दो साइड्स हैं, दो तरफ है। उसी तरीके से ये जो मार्क्सिज्म है, मार्क्सिज्म एंड सोशलिज्म जो है, ये दो चीजें, ये भी दो चीजें जो है क्या है, ये भी एक ही सिक्के के दो साइड्स हैं। मार्क्सिज्म ज्यादातर पसंद किस चीज को करता था? वो था मादा परस्ती, मादा पसंद तरीका पसंद जो करते थे, ज्यादा पसंद करते थे, क्योंकि वो कहता था हैव्स एंड हैव नॉट्स। वो कहता था, वो मूवमेंट्स को कहते थे। फार्मर जो है, ये कौन सी कानून है, ये कौन सा कानून है जो एक फार्मर कमा लेता है
तो फिर क्या, एक फार्मर कमा लेता है, लेकिन स्टेट का उसका पे रोल ज्यादा होता है, उस इंडिविजुअल से, उस मनुष्य से ज्यादा रोल किसका होता है, स्टेट का होता है। लेकिन कार्ल मार्क्स ने क्या कहा है, सोशल। सोशल सोशल मीन्स हर इंसान को, हर एक इंसान को वैसे ही चीज दे दो जितना उसको जरूरत है। सोशली डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम कहेंगे। अब कोई 4 आदमी है तो 4 आदमी का दे दो, कोई 2 है तो 2 के लिए दे दो, 16 है तो 16 को ले दो। मेरे दोस्तों, इस मार्क्सिज्म ने पूरे दुनिया में, पता कि ये नया कंसेप्ट है, ये प्रेजेंट कंटेक्स्ट में अगर हम देखते हैं तो मार्क्सिज्म का कहीं ना कहीं हमें नजरिया मिल रहा है। लेकिन मेरे दोस्तों अजीजों, अगर हम इसको देखें, अगर हम इस कार्ल मार्क्स को इस मार्क्सिज्म को देखें, मार्क्सिज्म में बहुत सी वास्ट नॉलेज है। मार्क्सिज्म अप्रोच जो है, मार्क्सिज्म अप्रोच को यूज करने में, मार्क्सिज्म अप्रोच को अप्लाई करने में बहुत से सोशलिस्टिक, वहां लिबरलिज्म से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आई, लिबर्टी आई। यहां अगर हम कहीं ना कहीं देखा जाए लिंक के तौर पे, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मार्क्सिज्म से क्या आया है, सोशलिज्म। इसका क्या कहना था, पैदावारी सरमायादारी तेज तरीन बेहतर है। इसका क्या मतलब था, ये जो सोशल, जो समाजी जो तबकात है, जो समाजी तबकात है, या जिसको हम कहे माशरे से निकलने वाले जो है, इन चीजों को हमें याद रखना है। कार्ल मार्क्स ऐसे चीजों को, जिसको हम छोटे कारोबार या मकान या किसान, पोर्ट्रेट्स, सिंपल वर्ड्स जो है, फार्मर क्लास, डिपेंडेबल। वाई, जब मेहनत फार्मर करता है, जब कमाता इंसान तो है, जब देखता तो इंसान है, जब मेहनत यही फार्मर कर लेता है। बट अगर हम देखते हैं कि ये क्लासलेस सोसाइटी क्या है, कार्ल मार्क्स कहता है, कार्ल मार्क्स ने क्या कहा कि जो वर्किंग क्लास है, ये जो वर्किंग क्लास है, जैसे अगर आपको मैं थोड़ा सा बैक ना ले लूं, एरिस्टोटल द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस ने कहा है 3 चीजें, रूलिंग क्लास, वर्कर्स क्लास, सोल्जर क्लास। रूलिंग, सोल्जर एंड वर्कर्स। उसका क्या मतलब था, रूलिंग क्लास विल रिमेन ऑलवेज रूलिंग। क्या वो उसके काबिल है तो कोई बात नहीं, क्या वो उसके लिए है, लेकिन रूलिंग क्लास से ताल्लुक रखता है, फलानी का बेटा है, फलानी मिनिस्टर का साहब है, तो ये होना ही है। अब उसी तरीके से अगर हम बात करें सोल्जर, एस्ट्रोलॉजी कहता है कि सोल्जर के पास क्या नहीं होनी चाहिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी का हो, कुछ नहीं होना चाहिए। राइट टू लाइफ मीन्स बस ओनली कि उसको डिफेंस करना है कंट्री को। हाउ ही कैन, he has to manage, he cannot marry, he cannot have his own children,
इसको अपने बच्चे नहीं होने चाहिए, उसको शादी नहीं होनी चाहिए। ये अरिस्टोटल, ये अरिस्टो कहता है, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस जो कहता है। इसको जो चाहे कोई बात नहीं, लेकिन डिफेंस, अब इनका रहन सहन कैसा हो, रूलर एंड द सोल्जर, ये अरिस्टोटल कहता है। उसी तरीके से मैं मार्क्स पे आऊंगा। रूलर्स जो है, और कौन सा क्लास मैंने कहा, सोल्जर क्लास, ये एक ही टेबल पे इनका डिनर होना चाहिए, इनका खाना होना चाहिए, लेकिन दोनों का काम धंधा अलग अलग है। उसका काम है कि हाउ ही कैन रूल द कंट्री, इसका काम है कि वो कैसे बचाए, किसको बचाए, स्टेट को कैसे बचाए, कंट्री को कैसे बचाए। तीसरा जो क्लास आता था वो आता था वर्कर्स क्लास, वर्कर क्लास, वर्कर या पीजेंट क्लास, फार्मर क्लास उसको हम कहते हैं। इनका क्या काम था, ये मैं एरिस्टोटल की बात करता हूं। इनका काम इतना ही था कि इनको काम करना था, इनको पैदावार जमा करना था, इनको पैदावारी के लिए करना था, लेकिन आखिर में इनको उतना ही मिलना चाहिए जिससे इनको शाम का खाना हो। क्यों? अगर उन्होंने दूसरे दिन के लिए, ये अरिस्टो कहता है, अगर उन्होंने दूसरे दिन के लिए रखा, अगर इन्होंने दूसरे दिन के लिए रखा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कल काम पे शायद नहीं आ जाएंगे और प्रोडक्शन नहीं मिल जाएगी। सेम इज द केस, यही मकसद ये भी है, यही विचारधारा ये भी है कि अब ये काम कौन कर रहे हैं, फार्मर क्लास। अब खा कौन रहे हैं, ऐश कौन कर रहा है, रूलिंग क्लास। ऐश कौन कर रहा है, सोल्जर क्लास। ये जो फार्मर्स है, कमाते कमाते भी सुबह के लिए इनको खाना नहीं होता है। उसी तरीके से एरिस्टोटल ने कहा नहीं, यहां पे मकसद होना चाहिए, खाली सोसाइटी में ये होना चाहिए कि हम कैसे किसको यूज करें, कार्ल मार्क्स के, हम कैसे सोशलिज्म को इंकलाब कैसे लाए हैं, हम सोशलिज्म सेक्युलरिज्म को कैसे बनाया जाए। हालांकि कार्ल मार्क्स का एक ही जो विषय था वो था कम्युनिज्म, लेकिन इस कम्युनिज्म ने अपना जो डेवलप लिया, कम्युनिज्म ने अपना जो नीचे अपनी जो सतह, अपनी लेवल जो इसकी खत्म हुई, वो डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर के बाद हुआ। जब यूएसएसआर का डिक्लेरेशन 90s में हुआ, तो जब रूस, ये दोनों चीजें जो अलग अलग हुए, उसके बाद कम्युनिज्म का टोटली डिवॉल्व हुआ। अगर हम बात करें, ये जो मार्क्सिज्म है, ये जो था, ये बिल्कुल अगेंस्ट किसके खिलाफ था, क्लास एक्सप्लॉयटेशन की। क्लास एक्सप्लॉयटेशन, नमस्ते, थैंक यू।